अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं चावड़ा। मिलियनेरो ये टॉपिक थोड़ा संजीदा सा है, आपको समझना है, इसलिए मैं थोड़ा धीमा सा बात करूंगा। हाइपर इन्फ्लेशन होती क्या है कि जब किसी मुल्क में उसकी जो चीज़ें हैं, जो आम खाने पीने की इस्तेमाल की, उनकी कीमत फ़ौरन बढ़ जाए। पाकिस्तान के अगर पिछले चंद सालों में अगर हम इन्फ्लेशन देखें तो 2015 में 4.5% थी, 2016 में 3.25% थी, 2017 में 4.25% थी, 2018 में ऑलमोस्ट 4% थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेट ऐसी है। इसके मुकाबले में अगर आप यूके देखें तो अगला जो साल यहाँ पे गुजर है 1% भी नहीं होगी। हिस्टोरिकली चंद साल देखें तो वो तकरीबन 2-2.5% थी। तो पाकिस्तान की बनस्बत यूके के ऑलमोस्ट 1.5 गुना या 2 गुना ज्यादा थी। लेकिन जहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन होती है, फर्दर हालिया में वेनेजुएला में हुई 2013 में उनके यहाँ 45% चीजें बढ़ी, लेकिन 2014 में 65,000 गुना उनकी जो चीजें उनकी कीमतें बढ़ी। अस्तगफिरुल्लाह। इसी तरह जिम्बाब्वे में जब 2008 में हाइपर इन्फ्लेशन आई तो वहां पे हर रोज 98% यानी हर रोज कीमतें उनकी दुगनी हो रही थी। ये जो आप तस्वीरें मेरे पीछे देख रहे हो, लोग इस तरह जाते थे बाजार में रस्से और डबरोटी खरीदने के लिए। जिस मुल्क में हाइपर इन्फ्लेशन आती है उस मुल्क का दिवालिया निकल जाता है। अब मैं आपको चंद वजूहात बताने वाला हूँ ये क्यों होता है और इससे बचा कैसे जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन इज अ रियलिस्टिक थ्रेट टू पाकिस्तान। अगर हमारे दुश्मन अगर क्या एक ना एक दिन हम पे ट्राई करेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ हरबे बताने वाला हूँ जिनको इस्तेमाल करते हैं हम इससे बच सकते हैं। और मैं अभी आपको बता दूं जिस हालत में अभी पाकिस्तानी कौम है, ये चलिए इस हालत में नहीं, अब तो माशाल्लाह काफी मिलियनर्स पैदा हो रहे हैं, काफी एंटरप्रेन्योर्स पैदा हो रहे हैं, पढ़े लिखे पैदा हो रहे हैं, लेकिन चंद साल पहले और काफी अवाम अभी फिलहाल हमारी रहती है, इनके बस में नहीं है कि इस किस्म की इन्फ्लेशन को वो बर्दाश्त कर सके। ना उनके पास कोई सोल्यूशन है या था टू एक्चुअली टैकल दिस। शुक्र अल्लाह का कि हम पे हाइपर इन्फ्लेशन नहीं आई। पाकिस्तान में छोटी छोटी भी जब कीमतें बढ़ती हैं सब्जी की टू कम इन लाइन विद लेबर इन्फ्लेशन जो नॉर्मल रेट है, तो फिर भी आपको पता पाकिस्तान सड़कों पे आ जाते हैं लोग कि जी भाई महंगाई हो गई। इसलिए कह रहा हूँ कि हाइपर इन्फ्लेशन हो तो वो खुदकुशी पे उतर आए। हाइपर इन्फ्लेशन की जो 2-3 मेजर वजूहत है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है ना वो इनकॉम्पिटेंट होती है, उसका सारा जोर खर्चे पे होता है, और जब उसके खर्चे बढ़ जाते हैं तो बजाय के कमाने के, बजाय के अपना जो बेल्ट है वो टाइट करने के, वो अपनी करेंसी ज्यादा प्रिंट करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो उसको सबसे आसान हरबा नजर आता है। अच्छा जी, खर्चे बढ़ गए तो और पैसे प्रिंट कर लेते हैं। दूसरी वजह ये होती है कि फॉरेन गवर्नमेंट्स आप पे सैंक्शंस लगा देते हैं, आप पे एम्बार्गोज लगा देते हैं, आपकी कमाई के जो जरिए होते हैं उनको तंग कर देते हैं। तीसरी वजह होती है उसकी जो आवाम होती है वो खुद गवर्नमेंट जैसी इनकॉम्पिटेंट होती है, वो अपना कुछ नहीं कर पाती है। वेरी सिमिलर टू जो पाकिस्तान में पहले होता था। पाकिस्तान को सिर्फ अल्लाह चला रहा था, पाकिस्तान के जो फॉरेन वर्कर्स हैं वो बेच के इसका गुजारा करवा रहे थे, और हमारे जो हुक्मरान थे वो उधार लेके खर्चे पूरे कर रहे थे। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ हल, और जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा आपको वजूहात और इसकी भी साथ साथ सीखने में मिलेंगी। पहली चीज है कि आप फॉरेन कर्जे ना लो। दूसरी चीज है कि आप अपने जो खर्चे हैं उस पर कंट्रोल रखो। तीसरी चीज है कि आप अपने आप पे कभी सैंक्शंस किसी को ना डालने दो, यानी आपके जितने भी ताल्लुकात अपने पड़ोसियों से या उस वक्त का जो भी डोमिनेंट कंट्री होती है, यानी फिलहाल हमारा अमेरिका ही है, चाइना भी आ रहा है तस्वीर में, वगैरह वगैरह। चौथी चीज, जब आपका ट्रेड डेफिसिट आ जाता है तो आप फौरी अपने इंपोर्ट्स पे बैरियर्स लगा दो ताकि आपकी जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स, आपकी जो लोकल मार्केट है वो महफूज रहे। पांचवी चीज, जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं उनकी मदद करें, उन पे जो अपना लोकल टैक्स है वो कम करें, उन्हें सहूलतें दें। अगर आप बिजली सस्ती कर सकते हैं तो बिजली सस्ती करें, बिजनेस पार्क्स क्रिएट करें, लॉज ऐसे क्रिएट करें ताकि उनके बिजनेसेस बढ़ सके और उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ सके। बैंकों पे अगर आपका इख्तियार है तो बैंकों की फीस कम करें। छठी चीज, आपके जितने भी एक्सपोर्ट्स हैं उनको तब्दील करवाएं अपनी ही करेंसी में, और अपनी जो एक्सचेंज रेट है उस पर पूरा काबू रखें, फिक्स रखें, जिस तरह चाइना कर रहा है और बड़े अरसे से कर रहा है, और यूएस और यूरोप को इससे तकलीफ भी होती है, लेकिन उन्होंने तैयार किया हुआ कि हमने अपनी मार्केट्स को, अपने ट्रेडर्स को, अपने एक्सपोर्टर्स को प्रोटेक्ट करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये टैक्टिक उनके लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। जो फॉरेन करेंसी मुल्क में आती भी है उसको सेंट्रली रोक के रखें एज अ बफर अगेंस्ट मुश्किल ओखे सख्त किस्म के जो आपके यानी मुखालिफिन कंट्रीज हैं वगैरह वगैरह, जिस तरह अभी पाकिस्तान कर रहे हैं। जैसे कि अच्छा टैक्टिक है इवन फॉर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इतना बड़ा फॉरेन रिजर्व अपने पास रख रहे हैं मुश्किल वक्त और ओखे किस्म के मुल्कों के लिए। सातवीं चीज ये है कि अपने जो बैंक है उनको कहे कि अपने जो रिजर्व्स हैं, कैश रिजर्व्स, कैश टू लैंडिंग रिजर्व्स बढ़ा दे और जो रेशो है उसे कम कर दे। आठवीं चीज है तो हराम, लेकिन मॉनेटरी सिस्टम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं तो ना करूं बट अनफॉर्चुनेटली मुझे पता है कि अगर मैं भी बादशाह बन जाऊं पाकिस्तान को तो मुझे भी किसी न किसी तरह से दुनिया के साथ चलने के लिए मजबूरन, हाँ थोड़े वक्त के लिए क्यों ना हो, इंटरेस्ट रेट लागू करनी पड़े, और आपको इन्फ्लेशन से बचने के लिए अपनी जो इंटरेस्ट रेट है मार्केट की लेवल से ऊपर रखनी पड़ती है। अगली चीज होगी कि अपने टैक्सेस बढ़ा दो ताकि आपकी इनकम फौरन बढ़ जाए, आपके जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ जाए। उसके बाद अपनी जो करेंसी प्रिंट कर रहे हो
फौरन उसे कम कर दो ताकि जो मार्केट में है वही इस्तेमाल हो रही हो, आपकी जो एग्जिस्टिंग करेंसी है उसकी कदर बढ़ जाए। है ये जो लिस्ट है बोरिंग हो जाएगी, मैं आपको आसान लफ्जों में ये समझा देता हूँ कि आपको अपने मुल्क में तकरीबन हर चीज़ आपकी जो अशिया है इस्तेमाल करने की वो बनानी पड़ेगी, फ्रॉम मेडिसिन टू ग्रेन्स टू शूज़ टू इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज़। पाकिस्तान के पास ताकत है, पाकिस्तान के पास 216 मिलियन बंदे हैं। इतने ज्यादा बंदे होने का एक मेजर फायदा ये कि हर बंदा अगर मैन्युफैक्चरिंग में चला जाए, हर बंदा अगर बनावट में चला जाए तो इतना कुछ बना सकते हैं कि वो अपने मुल्क की जरूरत ही ना कर पाए। इस तरह खुदा ना खास्ता जिस तरह इराक पे सैंक्शंस लगे थे, उनके पास मेडिसिन नहीं थी, हर हफ्ते मासूम 250 बच्चे शहीद हो रहे थे, ऐसी नौबत पाकिस्तान पे ना आए। अगर हर चीज हम खुद बना रहे हो, हाँ कितने ही सैंक्शंस बाहर से लग जाए, यार हमें किस चीज की जरूरत है? बिजली हम खुद पैदा कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स हम बना लेंगे, खाने पीने का यार हमारे किसान कर लेंगे, वगैरह वगैरह। यानी खुद मुख्तार इकॉनमी, इंक्लोज्ड किस्म की इकॉनमी जो अपने पांव पे खड़ी हो सकती है, जो वास्ट मेजॉरिटी अपनी जरूरतें खुद पूरी करती है, उस किस्म की कंट्री हाइपर इन्फ्लेशन से बच सकती है। हिस्टोरिकली जो हल कंट्रीज ने निकाले वो ऐसे भी हुए कि जब उन पे हाइपर इन्फ्लेशन आई है, उन्होंने किसी अपनी पड़ोसी कंट्री पे हमला कर दिया सिर्फ उनसे उनके एहसासे छीनने के लिए, ताकि अपनी जरूरत पूरी हो। एक और टैक्टिक जो कंट्रीज इस्तेमाल कर सकती हैं वो ये है कि अपनी करेंसी को फौरन रद्द कर दें और उसके बदले फौरन फर्ज के लिए डॉलराइजेशन कर दें, यानी उस कंट्री में हर चीज डॉलर की बिकेगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है रोमानिया के साथ, जब मैंने सबसे पहला अपना फॉरेन ऑफिस खोला था, वहां पे हमारी सारी डीलिंग यूरोस में होती थी। हालांकि ऑफिशियली वो कंट्री यूरोपियन यूनियन में नहीं आई थी, उसने अपनी करेंसी नहीं बदली थी, लेकिन सारी ट्रेडिंग हमारी यूरोस में होती थी। मोंटेनिग्रो ऐसी कंट्री है, जब वहां पे इन्फ्लेशन आई तो 2001 में उन्होंने क्या किया, अपना जो दिनारों से तर्क कर दिया और पूरी कंट्री में यूरो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि यूरोप 20+ कंट्रीज का बना हुआ था, 700+ मिलियन उस इलाके में लोग रहते हैं, उनकी वजह से यूरोप बिल्कुल स्टेबल था। तब जाके उन्होंने अपनी इन्फ्लेशन पे काबू पाया। हर मिलियनेरो ये था मुख्तसर सा वीडियो ऑन व्हाट हाइपर इन्फ्लेशन इज। अल्लाह ना करे हम पे आए। जो बेसिक सबक है पूरे वीडियो का वो ये है, हमें एज ए कंट्री एक्सट्रीमली डिवर्सिफाइड होना चाहिए। जिस तरह हम हिस्टोरिकली अपने बच्चों से सुनते आ रहे हैं, आप जब बड़े होंगे क्या बनेंगे? डॉक्टर, इंजीनियर और आर्मी में जाएंगे। दैट शुड नॉट बी द केस। बच्चों के पास 10,000 ऑप्शन होने चाहिए। जी मैं मोची बनूंगा, जी मैं हलवाई बनूंगा, जी मैं बेकर बनूंगा, जी मैं लेदर के गुड्स का काम करूंगा, जी मैं फलां करूंगा, IT में जाऊंगा, दूसरा तीसरा। जितने ज्यादा मुख्तलिफ शोबों में हम होंगे, जितने ज्यादा हम उनमें गरे होंगे, जितने ज्यादा हम उनमें एक्सपर्ट्स होंगे, उतने कम चांसेस है कि हम पे कोई जबरदस्ती हाइपर इन्फ्लेशन ना लागू कर पाए। और कोई इस गलत फहमी में ना बैठा रहे कि ये हालिया दौर में नहीं हो सकता। जिम्बाब्वे में हुआ, इराक पे हुआ और साउथ सूडान में हुआ। साउथ सूडान हत्ता की नई कंट्री है, उस पे हुआ। ऑयल रिच कंट्री है, उस पे हुआ। इराक ऑयल रिच कंट्री है, उस पे हुआ। लेकिन यही ऑयल जिस पे ये इतना ज्यादा इंहिसार कर रहे थे, वही एक बहुत बड़ी वजह बनी इनकी बर्बादी का। सो अब आप देख सकते हो दुबई पिछले 20 साल से अपनी इकोनॉमी डिवर्सिफाई कर रहा है, हत्ता कि दुबई के पास वैसे ही इतना तेल नहीं है। अब अबू धाबी और सऊदी अरेबिया भी उसी मॉडल पे चल रहे हैं जो दुबई के। डिवर्सिफाई करो और अपनी इनकम 100 मुख्तलिफ शाखों से, 100 मुख्तलिफ जरिए से लाओ, तो एक दो शाखें बंद भी हो जाए तो बाकी तो है ना। दैट्स इट मिलियनेयर, अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो में ज्यादा उटका नहीं हूँ क्योंकि संजीदा किस्म का टॉपिक था। आपको इस किस्म का फाइनेंशियल नॉलेज ना कॉलेज ना स्कूल या किसी और ने नहीं सिखाना। और ज्यादा से ज्यादा अगर आपने इसमें हिस्सा लेना है तो लगे रहो एज बब्बर शेड, एज मिलियनर्स, एज स्किल्ड पीपल। कोई ना कोई स्किल सीखो। खत्म हो गए वो जमाने के भाई डॉक्टर, इंजीनियर और आर्मी। ठीक है, बेहतरीन है इंजीनियर्स, अगर असली वाले बनना है जबरदस्त सलूट में मारता हूँ टू बंदा जो मेडिकल में जाता है, आर्मी में जाता है। लेकिन अब दुनिया आपका खेलने का मैदान है। डू व्हाटएवर द हेल यू वांट, लेकिन बी द बेस्ट एट द शोबा जो भी आप उठाते हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।